नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की क्लास में हम कोठारी आयोग को पढ़ने वाले हैं और आज की जो ये क्लास है ये हमारी सेकंड क्लास रहने वाली है कोठारी आयोग से संबंधित। यानी कि इससे पहली वाली क्लास में हमने कोठारी आयोग की स्थापना की बात की, गठन की बात की, ठीक है। उसके अध्यक्ष कौन थे, कितने जो है इसमें सदस्य थे और इसने अपनी रिपोर्ट जो है भारत सरकार को कब सौंपी थी, ठीक है। प्रमुख सिफारिशें इसकी क्या क्या थी, ठीक है। ये सारा कुछ हमने पढ़ा था, ठीक है। इसी के साथ जो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के उद्देश्य क्या थे, इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी, ठीक है। और इसमें जो है दोस्तों हमने जो लास्ट टॉपिक था हमारा विद्यालय प्रशासन और निरीक्षण, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज जो है दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं अगला बिंदु जो कि है शिक्षण विधियां, मार्गदर्शन एवं मूल्यांकन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आयोग ने जो है इनके संबंध में क्या क्या सुझाव दिए थे, ठीक है। तो पहला जो सुझाव दिया था वो था कि शिक्षण विधियां काफ़ी लोचदार और गतिशील होनी चाहिए, ठीक है। नवीन शिक्षण विधियों का आविष्कार किया जाना चाहिए और उनका प्रचार भी किया जाना चाहिए। यानी कि आयोग का कहना था कि जो घिसी पिटी जो पुरानी हमारी शिक्षण विधियां हैं उनसे हटकर जो है नई नई शिक्षण विधियों का आविष्कार किया जाए और उनका जो है प्रचार भी किया जाए, ठीक है। इसी के साथ आंतरिक परीक्षण का विस्तार किया जाए। शिक्षकों के लिए सहायक सामग्री, पाठ्य पुस्तकें एवं निर्देशिकाएं सुलभ कराना। निर्देशन जो कार्य है ये प्रारंभिक शिक्षा से प्रारंभ किया जाना चाहिए और शिक्षकों को जो है दोस्तों ट्रेनिंग के समय ही इसका आवश्यक ज्ञान करा देना चाहिए। इसी के साथ मूल्यांकन के संबंध में आयोग का विचार था कि नवीन शोधों के आधार पर लिखित परीक्षाओं में भी सुधार किए जाने चाहिए, ठीक है। इसी के साथ अगला था कि माध्यमिक स्तर पर मार्गदर्शन सुविधाएं प्रत्येक विद्यालय में प्रदान की जाएं और लिखित परीक्षाएं जो है इसके साथ ही साथ मौखिक एवं निदानात्मक परीक्षाओं का भी प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें थी शिक्षण विधि और मूल्यांकन के संबंध में। आगे जो है दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि है शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम, ठीक है। और ये जो कार्यक्रम है ये भी जो है कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम किस आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि जो शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम है ये कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो इसमें महत्वपूर्ण जो 5 कार्यक्रम थे उनको हम देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम शिक्षा के उद्देश्य क्या बताए गए हैं कोठारी आयोग द्वारा उनको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे शिक्षा के पंचमुखी कार्यक्रम के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम, ठीक है। आयोग ने राष्ट्रीय विकास के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का जो है निम्नलिखित पंचमुखी कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें कि पहला है कि शिक्षा के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना, ठीक है। दूसरा था शिक्षा को उत्पादकता के साथ जोड़ना। तीसरा था शैक्षिक क्रियाकलापों के माध्यम से सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना। चौथा था शिक्षा के द्वारा नैतिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक मूल्यों का विकास करना। और पांचवा था जिज्ञासा की प्रवृत्ति, मनोवृत्ति और मानवीय मूल्यों के द्वारा कौशल का विकास करते हुए सामाजिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को विकसित करना, ठीक है। तो ये 5 पंचमुखी कार्यक्रम जो है आयोग द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। एक बार फिर से देख लेते हैं, जिसमें कि पहला है शिक्षा के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना, शिक्षा को उत्पादकता के साथ जोड़ना, इसी के साथ शैक्षिक क्रियाकलापों के माध्यम से सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना, शिक्षा के द्वारा नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक मूल्यों का विकास करना, इसी के साथ जो है दोस्तों मानवीय मूल्यों के कौशल के आधार पर जो है सामाजिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को विकसित करना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इसी के साथ अगला बिंदु है हमारे पास शिक्षा के उद्देश्य, ठीक है। तो आयोग द्वारा जो है शिक्षा के क्या उद्देश्य बताए गए हैं इनको हम देखते हैं, जिसमें कि पहला है शिक्षा और उत्पादकता, ठीक है। देश का भविष्य उनकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इसको आप जो है नोट कर लीजिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस आयोग द्वारा कहा गया था कि देश का जो भविष्य है ये उनकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। तो ये जो कथन है ये है कोठारी आयोग का, ठीक है। कोठारी आयोग का कहना था कि देश का भविष्य उनकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। इस वाक्य के साथ अपनी रिपोर्ट प्रारंभ करते हुए आयोग ने राष्ट्रीय विकास को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बताया है, ठीक है। आयोग ने इसके लिए निम्नलिखित सुझाव भी दिए, जिसमें कि पहला है विज्ञान शिक्षा को प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य अंग बनाना। यानी आयोग का कहना था कि जो विज्ञान विषय है इसको माध्यमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक जो है पाठ्यक्रम यानी कि आपका जो सिलेबस है उसका एक अनिवार्य विषय बनाना, ठीक है। और इसका उपयोग उत्पादन क्रियाओं को बढ़ाने में करना।
इसमें दूसरा था कि माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जाए, ठीक है, और उच्च शिक्षा में कृषि एवं तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए। तीसरा है विश्वविद्यालय स्तर पर वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा पर शोध का विकास किया जाए। यानी कि कहने का मतलब है ज्ञान की जो शिक्षा है इसे विद्यालय शिक्षा एवं विश्वविद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रमों का एक अभिन्न अंग बनाने की ये बात कर रहा है, ठीक है। और उच्च शिक्षा में कृषि शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा पर बल देने की बात करता है, ठीक है। तो आयोग ने शिक्षा का जो पहला उद्देश्य बताया है वो बताया है शिक्षा को उत्पादकता के साथ जोड़ना। इसी के साथ शिक्षा का अगला उद्देश्य है सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकीकरण, ठीक है। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आयोग ने निम्नलिखित सुझाव भी दिए हैं, जिसमें कि पहला है, तो इसमें पहला है सार्वजनिक शिक्षा के लिए सामान्य स्कूल प्रणाली हो जहां पर अच्छी शिक्षा आर्थिक आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर दी जाए, ठीक है। कहने का मतलब है एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जहां पर जाति, पंथ या फिर भाषा, समुदाय, लिंग, किसी की आर्थिक स्थिति क्या है, किसी की सामाजिक स्थिति क्या है, साथ ही शारीरिक मानसिक अक्षमता के बावजूद जो है सभी बच्चों को समान गुणवत्ता की दी जाए। ऐसे विद्यालयों की स्थापना की बात कर रहा है और इसे जो है इंग्लिश में कहा जाता है कॉमन स्कूल सिस्टम यानी कि CSS, ठीक है। पूछा जा सकता है CSS विद्यालयों की स्थापना की बात कौन सा आयोग कर रहा है, या फिर क्वेश्चन बनेगा आपके पास कि भारत में सामान्य स्कूल प्रणाली की अवधारणा किस आयोग द्वारा दी गई है, तो ये आपको याद रखना है कोठारी आयोग द्वारा, ठीक है। तो इस आयोग ने सार्वजनिक शिक्षा के लिए CSS जो है विद्यालयों की स्थापना की बात की। इससे क्या होगा, समान शैक्षिक अवसर प्रदान किए जाएंगे जिससे यह प्रणाली अलग अलग सामाजिक वर्गों को एक साथ लाएगी और इस प्रकार से जो है दोस्तों समाजवादी और एकीकृत समाज का उदय होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कर रहा है बात सामान्य स्कूल प्रणाली की। इसी के साथ सभी शैक्षिक स्तरों पर समाज और राष्ट्र सेवा को शिक्षा का एक अनिवार्य अंग बनाया जाए, ठीक है। तो ये क्या है, समाज और राष्ट्र सेवा की शिक्षा की बात भी कर रहा है। इसी के साथ भावात्मक एकता के लिए उपयुक्त जो है भाषा नीति अपनाई जाए, ठीक है। तो भावात्मक एकता के लिए भाषा नीति को अपनाने की बात कर रहा है। सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किया जाए और हिंदी को संपन्न बनाने का विशेष प्रयास किया जाए, ठीक है। साथ ही विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रम इस प्रकार का हो जिससे बालकों का विकास लोकतांत्रिक समाजवादी सिद्धांत में दृढ़ हो और इससे क्या है, राष्ट्रीय चेतना का विकास हो, ठीक है। तो आयोग का कहने का मतलब है कि मातृभाषा को सब स्तरों पर शिक्षा का माध्यम बना दिया जाना चाहिए और इसी के साथ सामाजिक और राष्ट्रीय एकता के विकास में सहायता देने के लिए जो है सरकार द्वारा भाषा नीति का निर्माण किया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला जो उद्देश्य है वो है प्रजातंत्र की सुदृढ़ता, ठीक है। इसके लिए भी जो दोस्तों आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं, जिसमें कि पहला सुझाव है 14 वर्ष की आयु तक बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। अगला है कि बिना किसी भेदभाव के बालकों को शिक्षा में समान अवसर प्रदान किए जाए। कहने का मतलब है कि जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, ठीक है, किसी भी भेदभाव के बिना जो है बालक हो चाहे बालिकाएं हो, इनको शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाए। अगला है वयस्क शिक्षा के कार्यक्रम को आयोजित कराना। इसी के साथ माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का विकास करके सुयोग्य तथा कुशल नेतृत्व का प्रशिक्षण देना, ठीक है। अगला है आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तेज करना। इसके लिए भी जो है निम्नलिखित सुझाव दिए गए, जिसमें कि तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करना। पहला उद्देश्य था तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करना, यानी कि आधुनिकीकरण करने के लिए विज्ञान पर आधारित जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। अगला है बालकों में जिज्ञासा, उचित रुचियां एवं प्रवृत्तियां पैदा करना जिससे उनके अंदर स्वतंत्र चिंतन एवं निर्णय लेने की आदत का विकास हो, ठीक है। यानी कि इनके माध्यम से जो है छात्रों में स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र निर्णय एवं स्वतंत्र अध्ययन जैसी आदतों का विकास करना, ठीक है। आधुनिकीकरण करने के लिए शिक्षा को एक साधन के रूप में स्वीकार किया जाए और साथ एक सुझाव ये दे रहे हैं कि जो सामान्य व्यक्ति है उनके शैक्षिक स्तर को भी ऊंचा किया जाए। अगला उद्देश्य है दोस्तों सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, ठीक है। इसके लिए भी जो है निम्नलिखित सुझाव आयोग द्वारा दिए गए, जिसमें कि पहला है कि सभी शिक्षण संस्थानों में नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए। इसी के साथ प्राथमिक स्तर पर इन मूल्यों की जो शिक्षा है ये रोचक कहानियों के माध्यम से दी जाए। विश्वविद्यालय स्तर पर सभी धर्मों का जो है तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए और माध्यमिक स्तर पर इन मूल्यों के संबंध में शिक्षक और शिक्षार्थी को मिलकर जो है विचार विमर्श करना चाहिए, ठीक है। अगला है बालकों में जिज्ञासा, उचित रुचियां एवं प्रवृत्तियां पैदा करना जिससे उनके अंदर स्वतंत्र चिंतन एवं निर्णय लेने की आदत का विकास हो, ठीक है।
चलिए अगला टॉपिक है शिक्षा की संरचना एवं स्तर। तो आयोग ने शैक्षिक संरचना को इस प्रकार प्रस्तुत किया। इनका कहना है कि जो सामान्य शिक्षा है वो 10 वर्ष की होनी चाहिए। इसमें जो है प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए, यानी कि माध्यमिक शिक्षा यानी कि प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा मिलाकर जो है 10 वर्ष की जो है आपको सामान्य शिक्षा देनी होगी। ठीक है, आगे ये कह रहे हैं कि सामान्य शिक्षा प्रारंभ करने से पूर्व 1 से 3 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए, यानी कि यहाँ पर जो है ये प्री प्राइमरी शिक्षा दी जाने की बात भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा की जो अवधि है वो 7 से 8 वर्ष रखी जाए और इसको भी जो है ये 2 भागों में बांट रहे हैं, जिसमें कि पहला भाग है आपका निम्न प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, ये जो है 4 या फिर 5 वर्ष की होनी चाहिए और उच्च प्राथमिक शिक्षा जो कि 2 या फिर 3 वर्ष की होगी। ठीक है, आगे ये कह रहे हैं कि जो माध्यमिक शिक्षा है इसकी अवधि 2 या फिर 3 वर्ष रखी जाए। इसमें सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा तथा दोनों प्रकार के कोर्स होंगे और कक्षा 1 में प्रवेश की आयु 7 वर्ष से कम न हो। इसी के साथ प्रथम सार्वजनिक परीक्षा जिसे कहते हैं फर्स्ट पब्लिक इंटरनल एग्जामिनेशन, ठीक है, ये जो है 10 वर्ष की सामान्य परीक्षा के बाद हो। माध्यमिक शिक्षा 2 प्रकार की हो। पहला है हाई स्कूल जो कि 10 वर्ष तक की होगा, दूसरा है हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि 11 और 12 तक की होंगी। ठीक है, आगे जो है ये उच्च शिक्षा की नवीन संरचना की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आयोग ने नवीन संरचना इस प्रकार बताई है। इनका कहना है कि 3 वर्ष का जो है प्रथम डिग्री कोर्स हो, 2 या 3 वर्ष का द्वितीय डिग्री कोर्स हो, इसी के साथ 2 या फिर 3 वर्ष का स्नातकोत्तर कोर्स हो। ठीक है, इसी के साथ ये बात कर रहे हैं कि कुछ विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएट स्कूल खोले जाएं जहां कुछ चुने हुए विषयों में 3 वर्ष का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हो। ठीक है, तो ग्रेजुएट स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम कुछ विशिष्ट विश्वविद्यालयों में चुने हुए विषयों में प्रारंभ किए जाएं। ठीक है, स्तरों के उन्नयन के लिए, ठीक है, और स्तरों के उन्नयन के लिए भी जो है इन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिए, यानी कि शिक्षा के स्तरों को ऊंचा उठाने के लिए भी इन्होंने सुझाव दिए हैं। यानी कि इनका कहना है कि 10 वर्ष में 10वीं कक्षा का जो स्तर है वो वर्तमान इंटरमीडिएट के बराबर पहुंचा दिया जाए। विश्वविद्यालय के पाठ्य वस्तु को अधिक उन्नत बनाया जाए। इसी के साथ विद्यालय संकुलों की स्थापना की जाए। प्रत्येक संकुलन में जो है एक माध्यमिक विद्यालय और आसपास के प्राथमिक विद्यालय हो। संकुलन का नेतृत्व जो है माध्यमिक विद्यालय करेगा। संकुलन के सभी विद्यालय एक साथ मिलकर अपनी शिक्षा का स्तर उठाने का प्रयास करेंगे। तो याद रखना है कि कोठारी आयोग द्वारा जो है विद्यालय संकुलनों की स्थापना की बात की गई है, यानी कि कोठारी आयोग जो है स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है, जिसमें कि आपका एक तो माध्यमिक विद्यालय आएगा और इसी के साथ ही साथ जो आसपास के प्राथमिक विद्यालय हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा और इसका जो संचालन है, इसका जो नेतृत्व है ये माध्यमिक विद्यालय करेगा और ये सभी जो है मिलकर शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने का काम करेंगे। शिक्षकों की स्थिति के संदर्भ में भी जो है इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। वेतन के संबंध में इनका कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा शिक्षकों का न्यूनतम वेतन क्रम निर्धारित किया जाए। इसी के साथ विश्वविद्यालय तथा उसके संबंधित कॉलेजों के शिक्षकों के वेतन क्रम में पर्याप्त वृद्धि की जाए। आयोग ने शिक्षकों के वेतन क्रम भी निर्धारित किए हैं। ठीक है, इसी के साथ राजकीय तथा प्राइवेट सभी विद्यालयों के शिक्षकों के जो है वेतन क्रम समान हो। इसी के साथ इन्होंने आगे जो है शिक्षकों के कार्य और सेवा दशाएं क्या होनी चाहिए बारे में भी जो है कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इसमें पहला है कि प्रत्येक शिक्षण संस्था में कुशल कार्य के लिए जो है न्यूनतम सुविधाएं प्रदान की जाए। शिक्षकों को अपनी व्यावसायिक उन्नति के लिए अवसर प्रदान किए जाए। अगला है कि शिक्षकों के कार्य करने के घंटे निश्चित करते समय उनके द्वारा किए गए अन्य कार्य पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो निजी विद्यालयों के शिक्षक हैं उनकी सेवा दशाएं शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों के समान होनी चाहिए। इसी के साथ चुनाव में भाग लेने पर शिक्षकों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न लगाया जाए और शिक्षकों को जो है दोस्तों आवास की सुविधाएं भी दी जानी चाहिए। और इसी के साथ जो है इन्होंने शिक्षण प्रशिक्षण यानी कि टीचर ट्रेनिंग के संदर्भ में जो है दोस्तों महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। तो इसके संदर्भ में आयोग ने सुझाव दिया कि जो शिक्षण प्रशिक्षण है यानी कि जो टीचर ट्रेनिंग है इनकी पृथकता समाप्त की जाए। ठीक है, इसके लिए प्रत्येक प्रशिक्षण विद्यालय में प्रसार विभाग होना चाहिए। प्रत्येक राज्य में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए और सभी प्रकार के जो प्रशिक्षण संस्थाएं हैं यानी कि जो ट्रेनिंग संस्थाएं हैं उनको विश्वविद्यालय के अधीन कर देना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ अध्यापक शिक्षा का एक जो है स्टेट बोर्ड बनाने की बात कर रहा है। ठीक है, अगला सुझाव ये दे रहे हैं कि प्रशिक्षण संस्थाओं में सुधार करना। इसके बारे में आयोग का विचार था कि प्रशिक्षण महाविद्यालयों के शिक्षकों के पास 2 डिग्रियां उपलब्ध हों। ठीक है, प्रथम स्नातकोत्तर उपाधि और दूसरी जो है शिक्षा संबंधित उपाधि, यानी कि अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आपके पास 2 उपाधियां होनी चाहिए।
एक तो आपके पास स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए और दूसरी जो है शिक्षा संबंधित उपाधि। इसी के साथ जो है प्रशिक्षण महाविद्यालयों में कुल शिक्षक जो है पीएचडी हो। नेक्स्ट ये सुझाव दे रहे हैं कि प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया जाए। इस संबंध में पत्राचार द्वारा शिक्षा और अंशकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधा दी जाए, सेवाकालीन प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए। ठीक है, तो टीचर ट्रेनिंग के संदर्भ में इन्होंने ये महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। आगे हम देखेंगे छात्र संख्या और जनबल के संदर्भ में ये क्या सुझाव दे रहे हैं। इनका कहना है कि बढ़ती हुई छात्र संख्या को ध्यान में रखते हुए आयोग ने राष्ट्रीय प्रवेश नीति के बारे में निम्नलिखित सुझाव दिए हैं, जिसमें पहला सुझाव है कि प्रत्येक नागरिक की 7 वर्ष की सामान्य निःशुल्क एवं अनिवार्य जो प्राथमिक शिक्षा है वो आगामी 20 वर्ष में पूरी कर दी जाए। दूसरा सुझाव ये दे रहे हैं कि जूनियर हाई स्कूलों में उतने ही छात्रों को प्रवेश दिया जाए जो प्रवेश करने के लिए इच्छुक हैं, जिन्हें माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर उत्तम शिक्षा की सुविधा देनी संभव हो। ठीक है, तीसरा सुझाव दे रहे हैं कि व्यावसायिक, प्राविधिक, औद्योगिक एवं कृषि शिक्षा में आवश्यकता अनुसार प्रवेश दिया जाना चाहिए। इसी के संदर्भ में चौथा सुझाव ये दे रहे हैं कि शिक्षा का जो विस्तार है ये जनशक्ति और रोजगार प्राप्त करने के अवसरों को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए। पांचवा सुझाव दे रहे हैं कि माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में चुने गए योग्य अभ्यर्थियों को पूरा करने वाले पाठ्यक्रम को ले। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इनके द्वारा दिए गए हैं। चलिए आगे हम देखेंगे दोस्तों। अगला सुझाव दिया है इन्होंने शैक्षिक अवसरों की समानता पर। पहला सुझाव इन्होंने दिया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक समस्त प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क कर दिया जाए। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक निम्न माध्यमिक शिक्षा को भी निःशुल्क कर दिया जाए। तीसरी बात कर रहे हैं कि आगामी 10 वर्ष में उच्चतर माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय को योग्य और धनहीन छात्रों के लिए निःशुल्क कर दिया जाए। ठीक है, चौथा सुझाव ये दे रहे हैं कि विद्यालय के शिक्षा संबंधित अन्य खर्चों में कमी लाने के प्रयास किए जाएं। इसके लिए जो है आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। इसमें पहला है कि छात्रों को पाठ्य पुस्तकों और लेखक सामग्री में सहायता। ठीक है, पुस्तक बैंकों की स्थापना की जाए, पुस्तकालय सुविधाओं का विस्तार किया जाए। इसी के साथ प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए पुस्तकीय अनुदान दिया जाए। इसी के साथ आयोग ने शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर आधिकारिक छात्रवृत्ति देने का सुझाव दिया। ठीक है, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना का विस्तार करने का भी सुझाव दिया। भारतीयों के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाए। ठीक है, तो शैक्षिक अवसरों की समानता के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण सुझाव जो है आयोग द्वारा दिए गए, जिसमें कि पहला हमने देखा, इनका कहना था कि चौथी पंचवर्षीय योजना तक जो प्राथमिक शिक्षा है इसे निःशुल्क किया जाएगा। इसी के साथ 5वीं पंचवर्षीय योजना तक निम्न माध्यमिक शिक्षा को निःशुल्क कर दिया जाएगा और आगामी 10 वर्षों तक उच्चतर माध्यमिक और जो विश्वविद्यालय शिक्षा है उसमें जो योग्य और धनहीन छात्र हैं उनके लिए शिक्षा निःशुल्क कर दी जाएगी। और इसी के साथ ही साथ जो है इन्होंने छात्रवृत्ति देने की बात कही और विद्यार्थियों के लिए जो है छात्रावास के निर्माण की भी बात कही। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आयोग द्वारा दिए गए जिससे कि सभी को जो है शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला सुझाव जो है इन्होंने विद्यालय शिक्षा के विस्तार के संबंध में दिया है। इनका कहना है कि प्राय विद्यालय शिक्षा के सभी स्तर जो कि पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक या फिर माध्यमिक हो, इनकी समस्याएं लगभग समान होती हैं। अतः इनके संबंध में इन्होंने जो है महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। तो इसमें पहला सुझाव इन्होंने दिया कि विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर अपव्यय और अवरोधन को रोकने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने की नीति और परीक्षा प्रविधि में सुधार और उनका पुनर्गठन किया जाए। दूसरा सुझाव ये दे रहे हैं कि नए विद्यालयों को खोलने की एक राष्ट्र नीति का निर्माण किया जाए और बालिकाओं, अछूतों और जनजातियों के लिए अंशकालीन परीक्षा देने की सुविधा कराई जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों विद्यालय पाठ्यक्रम में सुधार। इसके संबंध में भी जो है आयोग ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जिसमें कि पहला है पाठ्यक्रम के स्तर को ऊंचा उठाना। ठीक है, दूसरा है पाठ्यक्रम पर खोज करना और विद्यालय को नवीन पाठ्यक्रम निर्माण तथा परीक्षण की स्वतंत्रता देना। इसी के साथ विषयानुसार शिक्षकों की समितियां बनाकर उन्हें पाठ्यक्रम परीक्षण के लिए प्रोत्साहन करना। इसी के साथ जो है दोस्तों आयोग ने 12 अपने कार्यबल भी जो है प्रस्तुत किए हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला है वो है स्कूली शिक्षा। ठीक है, कोठारी आयोग ने स्कूली शिक्षा प्रणाली के विस्तार और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की सिफारिश की। इसकी ठीक है, इसने स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और सामान्य पाठ्यक्रम के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि आयोग ने सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या बढ़ाने और बुनियादी ढांचे में सुधार की सिफारिश की है। ठीक है,
अगला ये दे रहे हैं उच्च शिक्षा के संबंध में। तो आयोग ने देश की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों के पुनर्गठन और नए कार्यक्रमों की शुरुआत की। एग्जाम्पल के लिए आयोग ने देश के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए नए विश्वविद्यालय की स्थापना और अंतर विषय कार्यक्रमों के निर्माण की सिफारिश की। तकनीकी शिक्षा के संदर्भ में आयोग ने औद्योगिक क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की सिफारिश की। कृषि के क्षेत्र में तो आयोग ने पूरे देश के कृषि क्षेत्र में किसानों की बदलती हुई जरूरतों को पूरा करने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए नए कार्यक्रमों के विकास पर बल दिया। एग्जाम्पल के लिए आयोग ने नए कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किसानों को प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करने के लिए की। पांचवा है प्रौढ़ शिक्षा। तो प्रौढ़ शिक्षा द्वारा जो है देश में निरक्षरता दूर करने और राष्ट्र के विकास एवं समानता के लिए आयोग ने जो है प्रौढ़ शिक्षा को अति आवश्यक बताया है। इसमें 6वें नंबर पर है विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान। आयोग ने कहा कि देश की प्रगति, कल्याण तथा सुरक्षा प्राय विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा तथा अनुसंधान के स्तर पर निर्भर करती है। एग्जाम्पल के लिए आयोग ने वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम शुरू करने की सिफारिश की। 7वां है शिक्षण प्रशिक्षण। ठीक है, तो आयोग ने शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नए शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना और कार्यक्रमों की शुरुआत करने की सिफारिश की। 6वां है छात्र कल्याण के संदर्भ में आयोग ने वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों की वृत्तियां सहायता प्रदान करने के लिए नए छात्र कल्याण केंद्रों की स्थापना और कार्यक्रमों की शुरुआत की। 9वां है इसमें नई तकनीकी एवं विधियां। ठीक है, तो आयोग ने शिक्षण और सीखने की नई तकनीकों और विधियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए शोध केंद्रों की स्थापना और कार्यक्रमों की शुरुआत करने की सिफारिश की। 6वां है जनशक्ति। ठीक है, तो आयोग ने नए जनशक्ति प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना और नए उभरते उद्योगों में श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कार्यक्रम शुरू करने की सिफारिश की। 11वां इसमें शैक्षिक प्रशासन। तो आयोग ने कुशल शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता पर जोर दिया। एग्जाम्पल के लिए आयोग ने शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन में सुधार के लिए शैक्षिक प्रशासन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्थापना और नई तकनीकों की शुरुआत की। ठीक है, 11वां है इसमें शैक्षिक वित्त। ठीक है, तो आयोग ने शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता के महत्व पर जोर दिया और शैक्षिक वित्त कार्यक्रमों के विस्तार की सिफारिश की। एग्जाम्पल के लिए आयोग ने शिक्षा का समर्थन करने के लिए नए कर नीतियों की शुरुआत की और शिक्षा के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए नए वित्तीय संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की। इसी के साथ आयोग के 7 वर्क ग्रुप यानी कि कार्य समूह को भी हम देख लेते हैं, जिसमें कि है महिला शिक्षा, पिछड़े वर्ग की शिक्षा, स्कूल भवन, ठीक है, स्कूल सामुदायिक कार्यक्रम, सांख्यिकी, पूर्व विद्यालय शिक्षा और स्कूल के पाठ्यक्रम। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा कंप्लीट कोठारी आयोग। ठीक है, और अगली जो क्लास होगी वो होगी हमारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से। तो आज जो है दोस्तों हमने कोठारी आयोग कंप्लीट कर दिया है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी के साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी जो है चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।